फॉर्म है? डिस्टेंस फॉर्म। देखो भाई ये तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, जो 11 का सिलेबस है ना, उसमें तो नहीं है। पर इसे सीख लो, इसका आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जे मेन में भी रोल है, मतलब इसके बिना वो चलते ही नहीं है, जे मेन भी और आईआईटी भी। ठीक है, तो ये सुन लो, मैं समझाता हूँ आपको, तो इसके बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे 2-4। देखो जैसे अब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन है, इस पे कोई पॉइंट x1 y1 से ये ले लिया हमने 8। ठीक है, ध्यान सुनना, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं, इसको हम डिस्टेंस फॉर्म भी बोल देते हैं ना। तो अब इसका यूज क्या है, इसको समझो, क्वेश्चन क्या कहेगा इसके अंदर। इसमें आपको देखा एक लाइन है x1 y1 पॉइंट से पास करती है, ठीक, और जो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये एंगल कौन सा हो गया? स्लोप वाला एंगल, या नहीं? अब वो आपसे इसमें पूछेगा कि भाई इस पे r डिस्टेंट अवे कोऑर्डिनेट बताओ इसी लाइन पे। मान लिया मैंने p और q, तो ऊपर की तरफ तो प्लस r बोला जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, नीचे तो माइनस r। तो मुझे बताइए, आप कहो कि भाई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है और इस पॉइंट से पास करती है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, और एम का काम कौन करेगा? टेन थीटा, x माइनस एक्स वन। सब कुछ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? कि सर r कहाँ से आएगा इसके अंदर, कि r तो भी यूज ही नहीं करा, और हमें तो ये बताना है a पॉइंट से r डिस्टेंट अवे इसी लाइन पे p और q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। दोबारा सुन लो, हमारा एम क्या है कि इसी लाइन पे r डिस्टेंट अवे पॉइंट p से, पॉइंट a से इसी लाइन पे r डिस्टेंट अवे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो a और a डैश या p और pq जो भी मान लो। ये ठीक है, इस cos थीटा को तो ये ने दिया इसके नीचे ही, और इस sin थीटा को इसके नीचे लिया है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना, रीअरेंज करा है। अच्छा, क्या 1/2 1/4 के बराबर 2/4 के बराबर होता है? ये रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है जो कैलकुलेशन को आसान करने में काम आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं नंबर जो ऊपर लिखे न्यूमिनेटर में उनको स्क्वायर करके ऐड करूं और फिर स्क्वायर रूट ले लूं, ऐसे नीचे वाले नंबर्स को सेम प्रोसीजर लगा, इसका स्क्वायर करा प्लस इसका स्क्वायर करा और स्क्वायर रूट ले दिया, तो ये रेशियो बराबर आएगा। देखो ऊपर कितना बन गया? √5, नीचे कितना बन गया? बोलो 20, तो कितना बन जाएगा भाई? स्क्वायर रूट कितना बनेगा? 1/2, ऑलवेज 2 होगा ये। अब तुम सोचो सर ऐसा क्यों बताया जा रहा है? अच्छा, इस लाइन पे ये तो फिक्स पॉइंट है या नहीं, और इस पॉइंट पे इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट कौन सा है? दोबारा सुनो, इस लाइन पर x1 y1 फिक्स पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट कौन सा है इसके ऊपर? x, y। अरे उसी में तो इक्वेशन लिखी जाती है, वो तो सारे पॉइंट्स को बताती है, वही तो लोकस है इस लाइन का। इस पे जो एक्स वाई पॉइंट है वो तो सारे पॉइंट्स को एक साथ डिफाइन कर देती है, या नहीं? और अगर ऐसा है तो अगर मैं ये रेशियो वाली प्रॉपर्टी यहां लगा दूं तो ये शायद डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा। बात सही? ये इसलिए चालाकी यहाँ पे की गई है। तो ये तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है एक्स वाई और x1 y1, मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं? तो एक्स वाई तो यहाँ पे भी हो सकता है और एक्स वाई यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता हो। तो और अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी को ही r बोल दूं, नीचे क्या बनेगा जी? ये 1 बनेगा, बिल्कुल सही बोले आप। तो स्क्वायर रूट ये प्लस माइनस r बोल दो, इसको चलेगा, और नीचे हो गया
तो इसको तो हटाई दो नीचे वाले को, तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। तो जो यहाँ से x और y निकलेगा वो दो निकलने चाहिए, प्लस आर जब लेंगे तो इधर वाला पॉइंट P आएगा, इधर वाला नीचे वाला Q आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जरा x निकाल लूं, x1 y1 पॉइंट से x क्या बनेगा, तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू आर प्लस माइनस आर कॉस थीटा एक साथ निकाल देता हूँ मैं, और y माइनस वाई वन इक्वल टू प्लस माइनस, चलेगा मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, और बेटा जी y की वैल्यू क्या आ गई, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, और y1 क्या मिल गया जी, y मतलब y1 प्लस माइनस, अपर साइन लेंगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा, लोअर वाले साइन लेंगे तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट P, Q के आपको मिल गए, हमने याद कर लिया। हम बार बार ये खेल नहीं करेंगे, ये तो मैंने डेरिवेशन आपको बताया। मैंने इसमें क्या सिखाया सुनना ध्यान से। एक लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास करती है और जिसका स्लोप वाला एंगल थीटा है, तो आप जानते हैं स्लोप वाला एंगल, तो उस लाइन पे जो x1 y1 पॉइंट है उससे मुझे r डिस्टेंस ऊपर जाना और r डिस्टेंस नीचे आना है। कहने का मतलब है x1 y1 पॉइंट से r डिस्टेंस अवे मुझे कोऑर्डिनेट अगर बताने हैं तो सीधा होगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। अपर साइन लेंगे तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, लोअर साइन लेंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा। समझ गया? अब पहले से नोट कर लो, फिर इसको बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपके स्कूल में सिलेबस में नहीं, ठीक है, और इसके बिना काम तो चलता नहीं। अभी कर लो बढ़िया है, नहीं तो फिर बाद में कभी होगी नहीं, और ये सबसे सारा इंटरेस्टिंग भी है। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, या इसको डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गई होगी। अभी अप्लाई करेंगे ना तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक में डिस्टेंस पूछा जाएगा, एक में कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा x1 y1 से, और एक में स्लोप पूछा जाएगा। तो मेन जो है ये जो पढ़ाई गई है ना फॉर्म, ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पढ़ाई गई है। इसका एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट निकालने पे एक लाइन पे x1 y1 से कोई दो कोऑर्डिनेट जो r डिस्टेंट अवे होंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर आपने अभी वो बताया था इसमें पैरामीटर जो थे सर, तो वो पैरामीटर कौन से थे सर आपने? मैंने तो पैरामीटर का ही बोला नहीं, मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म बोला है। पैरामीटर मतलब तो बदलने वाला होता है, और क्या है। ओके सर। पैरामीट्रिक फॉर्म तो इस वजह से बोला जा सकता है कि इसके अंदर r डिस्टेंस बदल सकती है, थीटा बदल सकता है, ठीक है ना। यस यस सर। चलूं आगे। है ना। हाँ जी। लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जबकि ये क्या है, टॉपिक एग्जाम है ना। सोचो कितना बढ़िया। और तुम ये देखोगे कि आईआईटी के काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जेईई मेन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कंसेप्ट से होते हैं, इसलिए इसको सीख लो तरीके से।
क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू, साफ साफ एक ही चीज दे दी, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, क्या दे रखा है इसका स्लोप 3/4, पॉइंट ए दे रखा है आपको 3,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन, इसी लाइन पे निकालना है 5 यूनिट अवे, मान लीजिए 5 यूनिट अवे ये P हो गया और ये Q हो गया, कोई दिक्कत, तो एग्जैक्टली यही तो सिखाया था अभी। तो R की वैल्यू क्या दिखाई देगी यहाँ पे, R तो 5 दिखाई देगा, R नेगेटिव थोड़ा बोलेंगे, R नेगेटिव नहीं होता, वो तो साइन लगाया गया R प्लस माइनस, तो सीधा P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 प्लस माइनस R cos थीटा और y1 प्लस माइनस R sin थीटा, ये नहीं, और ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, x1 y1 की तरह, और क्योंकि ये स्लोप है तो ये tan थीटा है, और ये वो थीटा वाला एंगल में यूज किया था, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के देख लीजिए, आपको 3/4 से 5 मिल जाएगा। तो जब tan थीटा पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल है, तो साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो रख दीजिए x1 3 y1 2, वहां से प्लस माइनस R का वैल्यू 5, कॉस थीटा कितना बनेगा बेटा 4/5, और बेटा साइन थीटा क्या बनेगा 3/5, बताइए जी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 प्लस माइनस 4 और 2 प्लस माइनस 3, जरा अपर साइन लेना, तो इधर से 7 दिखाई दिया, वहां से 5 दिखाई दिया, लोअर साइन लेना, यहाँ से -1 और यहाँ से नीचे आ गया होगा पॉइंट, मैंने तो ऐसे रफली डायग्राम बनाया कि नेगेटिव आ गया दोनों, तो ये चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ये कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो रफ डायग्राम। अच्छा यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सुन लो, है मान लीजिए, ये नोट तो कर चुके, मान लीजिए स्लोप होता नेगेटिव, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल में साइड तो नेगेटिव लिखते नहीं, यानी कि ये लाइन जो बन रही होगी एक्चुअल में ऑब्ट्यूस एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस। अब मैं हर बार तो फिगर सही ड्रॉ करूंगा नहीं भाई, लेकिन ये समझो कि अगर मैंने तो आपको बताया था जो स्लोप वाला एंगल है वो 0 से लेके पाई में काम कर जाता है, तो यानी कि tan थीटा नेगेटिव आने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, थर्ड और फोर्थ से मेरा कोई कंसर्न नहीं है बिल्कुल भी, स्लोप वाला एंगल 0 से पाई के बीच में सारी स्लोप दे देगा ना आपको। अच्छा तो यहाँ पे tan थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी चीज नेगेटिव है, साइन या कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो उस वक्त आपको कॉस को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो इस वक्त जब ये नेगेटिव होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू तो लिखी जाएगी बेटा कितना -4/5, और साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बेटा। अब सुनो इससे कैलकुलेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, बस मैंने स्लोप को क्या कर दिया -3/4, और पी और क्यू अब मुझे निकालने हैं तो 3 x1 y1 तो वही है 3 और 2, और प्लस माइनस r कितना 5, कॉस थीटा कितना बन गया जी -4/5, और साइन थीटा कितना बन गया जी +/5 × 3/5, यानी ये तो सेम ही रहा, तो ये तो बन गया 3, इस माइनस की वजह से ऊपर वाला माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस हो गया, चलेगा, अरे ठीक है, ये 2 था या -2 था, 2 था ना, तो ठीक है, अब भी वही काम करना, अपर साइन लो पहले, अपर साइन से मिलेगा -1 और उससे मिलेगा 5, और लोअर साइन से मिलेगा 7 और -1, समझ में आ गया, तो कॉस को नेगेटिव देना है, साइन को नेगेटिव नहीं देना, तो एक पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्लियर है, तो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, और मैंने कहा बता दूं, जब क्वेश्चन में यूज होगी तब उसको हम देख लेंगे अब देखिए टाइप 2 आ गए इसके अंदर, इसी क्वेश्चन में क्या आ गई टाइप 2, अब इसके अंदर क्या पूछता है, फाइंड द लेंथ पी क्यू पहली बात तो क्वेश्चन को हम उसी तरह सोचेंगे जैसे अभी हमने डेरिवेशन किया था ना, एक में कोऑर्डिनेट निकाल दिए, उसी लाइन पे x1 y1 से r डिस्टेंट अवे अप या डाउन, अब यहाँ कह रहा है स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3,4, 3,4 से एक लाइन पास करती है, से P मेक्स एन एंगल π/6 विद x एक्सिस, चलो जी x एक्सिस से π/6 तो अपना स्लोप वाला एंगल हो गया,
नहीं बोलेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज सोचते हैं, आपको पता ही है, विद एक्स एक्सिस एंड मीट्स द लाइन दिस एट क्यू। अब क्यू लाइन तो ये यहां भी बन सकती है, मुझे तो पता नहीं, और ये लाइन यहां भी बन सकती है, मुझे क्या पता लाइन कहां बनती है। और तुमने जो π/6 एंगल बनाई, चलो ये तो मान लूंगा ठीक है π/6 एंगल है। तो ऐसे केसेस में जब तुम्हें कंफ्यूजन हो कि भाई पता नहीं कौन सी लाइन बनेगी, कोई सी भी एक बना लो, मैथमेटिक्स गलत रिजल्ट देने वाला नहीं है। हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि इक्वेशन क्या रखती है अपनी 12x + 5, क्योंकि अब तो बिल्कुल ये रफ डायग्राम बन रहा है ना बेटा। मुझे नहीं पता अब पॉइंट पी है या डाउन पॉइंट पी है, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। मैंने मान लिया ऊपर की तरफ कट करा तो मैंने डिस्टेंस को ले लिया। अगर ये पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है तो अगर प्लस आ लूंगा तो ऊपर की तरफ होगा, माइनस आ लूंगा नहीं तो वो पॉइंट। लेकिन मैंने क्या करा जी कि सर पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट इसको ए बोला और एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया x1। अब प्लस माइनस लगाऊंगा नहीं भाई, क्या लगाऊं, अरे एक ही पॉइंट है, दो थोड़ा निकाल रहा हूँ, लाइन पे पॉइंट तो एक ही जगह ही होगा, या लाइन नीचे भी होगी वहां पे भी पॉइंट होगा। अरे लाइन तो फिक्स है, वो तो जहां ड्रॉ होगी वहीं ड्रॉ होगी। वो तुम्हारी कमी है, तुमने प्लस आर पे सोचा था या माइनस आर पे, तो पता ही नहीं अभी। अब ये देखना मैथमेटिक्स में क्या कमाल दिखाता है कि जी मैंने तो गलत सोच लिया, मान लिया माइनस आर पे नीचे होता, तो मैथमेटिक्स अपने आप देख लेगा, आप चिंता ना करो। तो x1 कोऑर्डिनेट नहीं निकालना मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है, ये पॉइंट एक निकालना है, क्योंकि एक ही पॉइंट आएगा वहां, तो लाइन तो एक ही जगह से पास करेगी, और ये वाला पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा बताओ। मुझे तो आर निकालना है, कितनी दूरी पर ये लाइन को कट करता है, ये तो पूछा उसने, यही है शायद। If a straight line through the point 3, 4 makes an angle π/6 with x and meets the line this, then find PQ। Q था ये, at Q था ये, है ना, हमें तो PQ फाइंड करना है, तो PQ तो हमारा आ रही है भाई। तो मैंने ऊपर सोच लिया और अपर साइन लेट कर लिया y1, चलेगा भाई। ये मेरा पॉइंट क्या होगा Q, इसके नीचे वाला Q डैश नहीं लिया मैंने, समझ गए। तो बोलो जी x1 कितना है 3, r डिस्टेंस, r डिस्टेंस तो निकालनी है, cos थीटा कितना बनेगा cos π/6, cos π/6 कितना होता है बेटा √3/2, गुड। y1 कितना है 4, r कितना है निकालना है, sin थीटा कितना बनेगा π/6 में, और ये पॉइंट Q की Q है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसको यहाँ पे मीट करता है, सेटिस्फाई करा दीजिए। 12x + 5y + 10 = 0, यहाँ पे रख दीजिए, तो एक ये नॉन रह जाएगा ना, तो इससे आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी 5 और 4 + r/2 + 10 = 0, समझ में आया। तो हमें r निकालना है, जब थोड़ा समझ से काम चलाना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और r कॉमन ले लूं, कितना बनेगा, ये 12 अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 √3। अब मुझे r निकालना, तो कितना बच गया बेटा 5/2, ये तो हो गए सारे r के कोफिशिएंट। अब जो कांस्टेंट है वो मुझे उधर ले जाने, तो एक तो -10 उधर चला गया, और एक इससे मल्टीप्लाई होगा -20 भी उधर चला गया, एक इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये r की वैल्यू आ गई माइनस कितना बनेगा भाई 30, 20, 50, 60, 66 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो 12√3, हाँ माइनस ही लिखा हुआ है 66, सॉरी, है ना, 12√3 + 5 और 2 और ऊपर चला गया या नहीं, अरे मैंने एलसीएम लेके इसको इधर कर दिया। अब यार r तो नेगेटिव नहीं होता ना, डिस्टेंस तो आ चुका, लेकिन r नेगेटिव तो नहीं होता ना, ये क्योंकि नेगेटिव आया इसलिए जो आपने एजम्पशन की थी ना कि वो पॉइंट ऊपर है, एक्चुअल में ऊपर नहीं है, नीचे है। तो मुझे कुछ बता, मुझे थोड़ा पूछा था नीचे ऊपर, मुझसे तो पूछा इसकी दूरी बताओ, तो दूरी तो यही है r, नेगेटिव तो बोलूंगा नहीं, कितना बनेगा 132 पक्का अपॉन 12√3 + 5, चेक कर लो क्या पता रेशलाइज कर रखा हो, नेगेटिव तो लेंगे नहीं, r हमारा बात समझ में आई क्या करा मैंने। इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है कि योर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो आपने सोचा था
उसको लिख देंगे, और आर नेवर बी नेगेटिव उसको लिख देंगे, इसलिए पॉजिटिव कर दिया, डिस्टेंस तो आएगी ना, मैथमेटिक्स ने अपना काम तो कर दिया ना, क्यों भाई। और वैसे आप सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती, कैसे एक एक्स वाई में पॉइंट लेना पड़ता, इस पे सेटिस्फाई करना पड़ता, इस दूरी को आर रखना पड़ता, फिर कहीं जाके जब लोग इक्वेशन बनती, क्वाड्रेटिक सॉल्व होती, बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है ये क्वेश्चन को बहुत। सर आवाज चली गई। अभी भी गई हुई है भाई। सर आ गई। खेल कर रहे हैं, चले आगे। तो एक में तो आर निकाल लिया, और एक में क्या निकाल लिया भाई हमने, दोनों कोऑर्डिनेट, और इसका इतना यूज नहीं जितना इसका है। सर फिर से चली गई। उसकी पिटाई नहीं हुई है। चलो अब तो आ रही है ना। यस सर अब आ रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, पहला दूसरा पढ़ लिया, तीसरे में तुम सर फिर गई। सर आई नहीं रही आवाज। सर आवाज नहीं आ रही। सर नहीं आ रही आवाज। सर आपके माइक से आवाज आ रही थी, शायद माइक का तार ढीला हो रहा हो। अब भी आ रही है क्या नहीं? सर आ गई। सर अब आ गई। चक्कर क्या है, ऐसे कैसे होता है? सर फिर गई। सर फिर से चली गई। सर नहीं आ रही। सर आपके माइक में आई थिंक है कुछ, वो उसमें से एकदम सर से जैसे ही मतलब जाने वाली होती है उससे पहले चू करके आवाज आती है, फिर वो चली जाती है। सर कुछ डिस्टरबेंस सर। होती है। क्या देखते हैं तेरी चू भी क्या चू कह रहा है, चू हो रही है भाई साहब। सर आप जब जब पास में आ रहे हैं तब आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है अरे वो आपकी। मुझे लग रहा है तो ये थोड़ा सा अभी करते हैं ठीक। हाँ भैया अब देखो सेम है, तीसरा हो जाएगा ना, है पक्का? नया तो नहीं तीसरे में कुछ? और थर्ड, चलो थर्ड भी देखना, पहले मैं फोर्थ का आता हूँ, फोर्थ तो डिफरेंट है। ये भी वही है शायद, फोर्थ भी वही है, देखना। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल। अच्छा चलो थोड़ा सा नया कर दिया पर क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। अब मैं तो रफी डायग्राम बना रहा हूँ। एक पॉइंट कितना है ए, विच इज कॉल्ड 4-1। एक लाइन इससे में ड्रॉ किया, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है, इसके पैरेलल है। तो हमें तो भैया इससे स्लोप को लेना है। इससे स्लोप क्या होता है? 3/4। तो ठीक है, इस लाइन का स्लोप मिल गया मुझे 3/4, तो मुझे tan थीटा मिल जाएगा या नहीं? सेम वहीं पहुंच गया क्वेश्चन। और पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस से, इस लाइन का रोल ही खत्म। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन व्हिच आर एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट। तो ये तो P और Q निकल जाएंगे या नहीं? 5 यूनिट्स तो 5 और -5 ये है, लेकिन R की वैल्यू तो 5 ही है। अरे -R लिखा लेकिन R तो 5 ही है ना, तो सीधे कोऑर्डिनेट P और Q के आ गए बेटा।
x1 प्लस माइनस y1 प्लस माइनस वैल्यू रख दीजिए बेटा। x1 कितना है 4, y1 कितना है -1 और प्लस माइनस r तो 5 ही लेना है। cos थीटा कितना बनेगा बेटा 4 अपॉन और sin थीटा कितना बनेगा बेटा 3/5। सॉल्व कर लोगे अपर साइन लोअर साइन लेके बेटा, ये कितना हो जाएगा अपर साइन लेके 8 और वो अपर साइन लेके 2 और लोअर साइन लेके क्या मिलेगा बेटा 0 और ये कितना मिलेगा -4। खत्म। अननेसेसरी एक पैरेलल लाइन को इसने घुसा दिया इसके अंदर, जबकि पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, पहले ही आपको स्लोप दिया था। अब इस स्लोप वहां से कैलकुलेट करी, यहाँ पे अप्लाई कर ली, तो कोई नई चीज नहीं है। चल रहे आगे। अरे अब तो आवाज सही आ रही है बेटा। यस सर। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस तरह क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ना, तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ोगे तो नया क्वेश्चन लगेगा आपको, और लॉजिक भी है इसके अंदर कुछ नया। क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यानी कि आपकी, पहले आप थोड़ा सोचो फिर मैं बताऊंगा। सोचो थोड़ा सा क्या कह रहा है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, पहले समझो क्या कह रहा है। आया समझ? ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ये कोई लाइन है फ्रॉम द पॉइंट, तो पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लिया 4,1 P मेजर्ड along the line making an angle 135। पैरेलल है ना इसके, मेजर along the line, ठीक along the line, along the line तो फिर पैरेलल कहाँ, फिर तो यही हुआ, यानी ये लाइन क्या इस पॉइंट से, अच्छा 135 है। तो पहले तो इस लाइन की क्वेश्चन लिख दो, कितनी है 4x - y इक्वल टू, और इस पॉइंट को चलो यही बोल दो, कोई बात नहीं, ये लाइन तो बेकारी बना ली है ना, हटा दीजिए, ठीक है। यस सर। चलो तो अब बताओ जी, क्वेश्चन समझ में आया। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है पॉइंट P से, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एंगल 135 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या नहीं। और भैया मैं तो वही चलाता हूँ खेल, मैंने इस डिस्टेंस को r सोचा और इससे r डिस्टेंस अपना पॉइंट एक a मान लिया और वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब कोई कह दिया आपने r लिया -r क्यों लिया, मुझे तो ऊपर दिख रहा है, वैसे लाइन पता नहीं कहाँ है, वो अपना मैथमेटिक्स एडजस्ट करेगा। एक ही पॉइंट है, दो थोड़ा है, ये लाइन तो फिक्स है ना, ये तो जहाँ ट्रेस है वहां है, ये पॉइंट तो फिक्स है, जहाँ ट्रेस है वहां है, तो इससे डिस्टेंस तो एक ही तरफ आएगी, दोनों तरफ प्लस आगे तरफ भी आ जाएगी, माइनस आगे तरफ भी आ जाएगी, नहीं आएगी ना, एक ही तरफ आएगी। तो मैंने वो पॉइंट ए ऐड करा, x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। अब इसके अंदर जो थीटा होता है वो जिस लाइन पर मूव करते हैं उस लाइन का स्लोप वाला एंगल होता है, कि सर वो भी हमें पता है, तो सारा काम ठीक हो गया है ना। तो x1 को क्या यूज करा, x1 y1 को बेटा 4,1 और r कितना डिस्टेंस है सर ये निकालना है, cos थीटा कितना बन जाएगा 135 और cos 135 कितना चल रहा है -1/√2 और ये कितना बन जाए बेटा प्लस r sin थीटा, ये भी 1/√2। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया और ये कोऑर्डिनेट शायद इस लाइन पे लाई करेगा, फिर r मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा
4 माइनस आर बाई रूट 2 और y की जगह रखना है, सेटिस्फाई करो ना, ठीक है। अब पहले से पता होना चाहिए मैं r निकालना है, तो r कॉमन लो, इसके साथ इसको ले जाओगे तो माइनस कितना मिल गया 4/√2, माइनस का मिल रहा है ना, और इसके साथ इसे ले जाओगे तो कितना मिलेगा, ये भी माइनस का 1/√2, ये तो r के कोफिशिएंट आ गए, और जो r से अलग है वो क्या बनेगा +16, तो उधर जाके हो जाएगा -16, और ये बनेगा -1, तो उधर जाके हो जाएगा क्या +1, 16 कैसा लिखा है मैंने, ठीक है। अरे +16 उधर जाके -16, ये -1 उधर जाके +1, तो ये हो गया r, ये हो गया √2 LCM, ये हो गया 5 माइनस का, सही कह रहा हूँ क्या, और ये -15, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बोलो 3√2। जो कि पॉजिटिव है, तो शायद एजम्पशन यस ट्रांड है, सर। ऊपर की तरफ ही रहा होगा, पॉजिटिव आ गया ऊपर की तरफ रहा होगा, लेकिन मुझे ऊपर नीचे थोड़ा बताना है, मुझे डिस्टेंस बतानी थी या नहीं, तो डिस्टेंस चेक कर लीजिए, आपकी यही आ रही होगी। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन ये जाता है, क्योंकि हम जब भी आपको पढ़ाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से कैसे मेजर करते हैं ऑलवेज, परपेंडिकुलर या नहीं, डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं ना, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया अलोंग द लाइन दिस, तो ये डिस्टेंस मेजर नहीं करनी, ये नहीं निकालनी है इसके अंदर, ये नहीं निकालनी है इसके अंदर, नहीं तो अगर वो कहे इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताओ, फिर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन वो साफ कह दिया मेजर अलोंग द लाइन दिस, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी से भी हट चुका, पैरामीट्रिक से किस तरह से खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं तो इस साथ तो बहुत काम करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला भी क्वाड्रेटिक में बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ जाएगी, और वो भी सॉल्व करने पे आप सोच रहे हैं कि इस प्रकार का रूट आएगा तो कितना खतरनाक होगा, चलो ये तो आसान सा, अभी देखा था वो कितनी बुरा रूट आया था, वो तो रुला देगा, क्योंकि ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका एक रूट ये आया तो कितनी गंदी क्वाड्रेटिक होगी, किया था इससे पहले क्वेश्चन 132 बटे क्या था समथिंग 12√3, तो रुला देगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, ये पैरेलल दे दिया इसके, तो पैरेलल स्लोप निकाल लेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, वैसे ये क्वेश्चन आपने पहले कर चुके हैं, 9th क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार देख लो, याद आ रहा होगा शायद, और नहीं भी आ रहा तो एक बार देखते हैं क्या पैरामीट्रिक आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, देखते हैं आपकी समझ। वैसे सेम ये क्वेश्चन आईआईटी और मेन में आ चुका, अब देखते हैं आप क्या करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है, शायद यही मैंने आपको पहले कराया दिया है, फिगर बनाना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। वैष्णवी क्यों नहीं आई बेटा आज तू? सर स्कूल गई थी। अच्छा, बड़ा बेकार दिन था आज तो, है? करो, फिगर बनाओ, फेयर फिगर बनाना, फेयर फिगर क्या बना रहे बेटा? ये फेयर फिगर है क्या यार, कहाँ ध्यान है? वो कह रहा रोटेट करना है मुझे लाइन को 15 डिग्री एंगल पर, फेयर फिगर नहीं बनेगी, तुम ठीक बना रही हो बेटा।
कोऑर्डिनेट लिखो ठीक। अरे 3,1 नीचे आएगा एक्स एक्सिस पे। क्या क्या आया, बिल्कुल ही ध्यान कहाँ है पता नहीं। मैं फेयर फिगर कह रहा हूँ, आप जो 3,1 एक्स एक्सिस पे ले रहे हो। कैसे पोजीशन बताओगे? पोजीशन बनाने के लिए फेयर फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? तो एक्चुअल फिगर बनाओ। लल्लू है क्या? तो ये एक्स एक्सिस नहीं पता क्या? एक्स एक्सिस का नहीं होगी 2,0 पे यहाँ है। और 3,1 कहाँ जाएगा? जब दो पार्टी 3,1 यहाँ नहीं जाएगा। क्या बना रहे हो पता नहीं यार। 3,1 एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ एक्चुअल फिगर बनाओ, पता ही नहीं कुछ आइडिया। ठीक है फिगर, वेरी गुड। ओरिजिन बना ले, 3,1 2,1 दिख जाएगा। ओरिजिन बनाओ, फेयर फिगर के लिए कह रहा हूँ। भैया ओरिजिन बना लो प्रभु मेरे। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। इंटेलिजेंट तो हुई। अच्छा कौन है? हाँ कौन था? क्वेश्चन करो। ये एक्चुअल फिगर है बेटा। अबे बिल्कुल ही गोबर सिंह हो क्या हो भाई तुम? ये 2,0 3,1 लाइन नहीं बना रही यार तुम्हें यार, हद है। 2,0 यहाँ आ गया। अगर दो पार्ट है तो 3 पार्ट यहाँ जाएगा, 3,1 यहाँ आ जाएगा। इस लाइन को रोटेट कर रहा है 15 डिग्री, तो यहाँ पहुंच गए। तो नई पोजीशन पूछ रहा है, इसकी पोजीशन पूछ रहा है। क्या बना रहे हो यार, बिल्कुल इतने डरपोक हो। हाँ ठीक है। लड़की हुशार, क्या नाम है तेरा? अनन्या पांडे। चड्डा। चलो चड्डा हो या पांडे हो। हाँ भाई सर हो गया। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ले बेटा, हो मैं करता हूँ। एक तो इतना एक्चुअल फिगर बनाने के लिए कहा, तब भी इतना डरा रहे हो यार तुम, ऐसे करते हो। ये सर हमारा हो वाई गया। एक्सिस। ओके बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब सुनना ध्यान से, जब भी कोई पोजीशन चेक करनी है तो एनी हाउ आपको उसका फिगर तो ठीक बनाना है ना। अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में आपको कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन सुनना तरीके से, ना होना एक गलत बात है। अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। आप लाइन भी ज्वाइन करने में डर रहे हो। ये मान लीजिए आपका 2,0 है, नेचुरली एक्स एक्सिस पे जाएगा। और ये 3,1 है, मान लीजिए यहाँ थोड़ा जगह ज्यादा मिल जाएगी, इसलिए मैंने इस पॉइंट बी को 3,1 ऐसे बोल दिया। वैसे तो 3 यहीं तक आएगा, 1 को मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर ले लिया तो छोटा ना रह जाए। तो इनको ज्वाइन करने में भी तुम्हें पता नहीं ऐसे डर लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो। कह रहा है ए बी को बना लिया, इज रोटेटेड अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। यहां से हमने इसको रोटेट कर लिया 15 डिग्री। ये नई पोजीशन आ गई अब बी की, है ना। अच्छा जी, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन इफ बी गोज टू पॉइंट सी। ये बी था, यहां पे बी था। और तेरी मान नहीं रही, ये तो बी था है ना। और ये नई पोजीशन पर कहां पहुंच गया? यहाँ पे बी से सी पहुंच गए, ये पोजीशन सी आ गई। तो एक चीज तो पक्का है, ये जो ए बी लेंथ है और ए सी लेंथ है, दोनों बराबर है नहीं। और क्योंकि जिस लाइन को आपने रोटेट करके एंगल कितना बनाया बेटा 15, तो मुझे एक तो 15 सी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, यानी इसके कोऑर्डिनेट बताने। अच्छा ये वाला एंगल कितना बनेगा? क्या सर इससे पूछो, tan थीटा। y2 - 45 डिग्री। y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 सर 45 डिग्री। x2 - x1। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो थीटा कितना हो गया बेटा? तो ये 45 डिग्री हो गया।
आपसे इक्वेशन किसी की चाहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन न्यू पोजीशन। अब एक चीज बताओ यार, पासिंग पॉइंट पता है, रोटेशन 60 पता है, क्या हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते? ऐसे डर रहे हो कि इसके पाई बिल्कुल लिख भी दिया सर। था। मैंने तो कहा था मैं इसे पहले करा चुका हूं, लेकिन आपने इसे हुआ बना दिया। कमाल है यार, इतना स्ट्रेट लाइन पढ़ने में शायद 7वां 6ठा लेक्चर होने वाला है और तुम इस तरह से बिहेव करोगे। सीधे सीधे क्वेश्चन में भी तुम्हें फिगर नहीं बना रहे, एक्चुअल फिगर कह रहा हूँ, आधी कक्षा फिगर ऐसी बना रही है, बढ़िया ना। चलो जी, कोई बात नहीं। ये ए बी और ए सी लेंथ दोनों इक्वल है, तो मेरा मानना यह है कि अगर पैरामेट्रिक्स फॉर्म से भी करना चाहे तो उससे भी हो जाएगा, ये सी की पोजीशन मिल जाएगी। अब तो कंफर्म है मुझे इस लाइन पे मूव करना है, इसका मुझे स्लोप भी पता है, तो ये सी कोऑर्डिनेट तो अबव होगा, और ये ए बी लेंथ जो मिलने वाली होगी कितने की, √3 - 2 x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये भी AC के बराबर ही होगी। कितना हो गया बेटा, √2, तो ये भी √2 है और ये भी √2 है, से इसको R कहते हैं। अगर मुझे इस लाइन पे चलना है तो इस पॉइंट से चलिए और इस स्लोप का यूज करना पड़ेगा, मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूं इस लाइन पे, तो वो सी पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x1 + r cos थीटा, y1 + r sin। अब r यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, ऊपर ही है पक्का, जो मेरी पोजीशनिंग है बिल्कुल ठीक है। माइनस नीचे लेना ही नहीं है ना, कोऑर्डिनेट तो एक ही निकालना, दो थोड़ा निकाल, ऊपर नीचे दो थोड़ा निकालने। और यहाँ तो मैं डेड श्योर हूं कि वो ऊपर ही है। तो मुझे बताओ x1 कितना है जी मेरा, इस पॉइंट से चल रहे हो ना, ये x1 y1 का काम कर रहा है, रोटेशन वाला एंगल पूरा कितना हो गया, स्लोप वाला एंगल 60 प्लस r कितना, √2 cos 60, y1 कितना, r sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट सीधे आ गए कितना, 2 + 1, √2/2 लिख दो, मुझे क्या दिक्कत है, और ये √6/2 कोऑर्डिनेट मिल गया इसके। और तुम्हें क्या बतानी है, किसकी इक्वेशन बतानी, नई इक्वेशन की, AC की इक्वेशन निकल जाएगी। पासिंग पॉइंट भी है, स्लोप भी है, y - y1, पासिंग पॉइंट कितना, ये लो ना आसान वाला, ये क्यों ले रहे हो, ये तो निकाला है, गंदा क्यों ले रहे हो। y - y1 = m tan 60, x - x1, x1 कितना 0, आसान वाला पॉइंट लो, 1/√3 और x है। हाँ मैं कह रहा यार ये ऐसी लाइन आ गई, इसमें सी नहीं है, ये तो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, और मेरी लाइन तो पता नहीं कहाँ पहुंच रही है। फिर मैं देख रहा मैं आगे ओरिजिन से पास, मैंने, ये तो एक्चुअल फिगर है हमने क्या छोड़ दिया था 2, ये 0 पे लिया था ना। अरे समझ रहे हो, मैथ्स आता है ना थोड़ा बहुत, तो इससे गड़बड़ कम होती है। और माइनस कितना आ जाएगा, 2√3। लो जी इक्वेशन आ गई, ये रेस तो कर लोगे, यहाँ पे y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, और तुमने इसके साथ भी जादू कर दिया, फिगर बनाने में तो डर रहे थे पता नहीं क्या होगा। जब आपको मैं स्टार्टिंग बोला बेटा पोजीशन बतानी, तो एटलीस्ट आपको जो है फिगर तो एक्चुअल बनानी चाहिए या नहीं। इजी क्वेश्चन ही था। कोई कह दी मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आती, फिर मैं कैसे करता, तो यह समझ आए, चलो थोड़ा सोचना जरा, मैं एक हिंट देता हूँ। आप देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये लेंथ कितनी, √2, ये भी √2, ये 60 नहीं, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, √2 cos 60, सही चल रहा हूँ क्या। और ये हाइट कितनी आ गई, √2, कोई भी बता देगा, अंधा बच्चा भी, आजकल तो बेस कॉस में आता है, परपेंडिकुलर साइन में आता है। फिर निकल गया, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 2। और ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे कि सर पहले एक्स पे ट्रेवल को, तो 2 + √2 cos 60, अरे यार 2 + √2 cos 60, और फिर y पे चलोगे, y पे कितना, √2 sin 60। जब देखना यही बन रहा है क्या, 2 यस सर। √6, पैरामीटर लाया भी नहीं, 10th का राइट एंगल ट्राइंगल यूज करा है। अरे कोऑर्डिनेट तक नहीं पहुंच सकते हम,
क्यों पढ़ रहे कोऑर्डिनेट? ये कोऑर्डिनेट तक नहीं पहुंच सकते, एक्स पे ट्रेवल करते फिर वाई पे ट्रेवल करते, क्या आफत है इसमें कि जी पैरामीट्रिक लगानी, ना पैरामीट्रिक लगाई, कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया और इक्वेशन तो वही है, मदर इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये तो ऐसा कुछ है घर से करके ना जाए तो हो जाए। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको किसी कोऑर्डिनेट पहुंचा तो पहले एक्स पे ट्रेवल करोगे फिर वाई पे ट्रेवल करोगे, तो ये डिस्टेंस तो टू पता ही थी, ये √2 है तो ये भी √2 है, क्योंकि रोटेट ही तो करा इसे, तो यहाँ से √2 निकाले तो ये भी √2 हो गया, तो ये √2 cos 60, ये √2 sin 60, तो 2 + √2 cos 60 और √2 sin 60, ये कोऑर्डिनेट भी आ गए। ये आसान लगा होगा, लेकिन आपको तो पैरामीट्रिक भी यूज करना आना चाहिए, समझ में आया? तो मेरे हिसाब से अल्टरनेटिव मेथड बहुत ही आसान है, क्योंकि एक बच्चे जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन नहीं आती तो भी वो इस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर देगा, क्योंकि पहले तो बेसिक ही दिमाग में आता है भी किसी कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए एक्स पे कितना ट्रेवल किया, वाई पे कितना ट्रेवल करा, तो ऐसे ही मूव करता है बच्चा, एकदम पैरामीटर सोचता भी नहीं। चल दे आगे भाई। और तुम्हें तो मैंने इस पे आईटी लिख दिया था ना, तो फिगर तो बन गई फिर दिमाग में बढ़िया वाली क्वेश्चन की कि भैया ये तो गया, ये डायरेक्शन दे रखी है, स्लोप दे रखा है इसमें, ठीक है। अच्छा, आप जो है इससे ज्यादा लड़ाई मत करना, एक काम करेंगे जब कभी आगे पढ़ेंगे ना, इस एक्सरसाइज में इतना भी कर तो बहुत है, मतलब जो इसका एक्चुअल यूज है ना, जिस वजह से एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है, जिस वजह से पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ाई जाती है, वो मैंने एटलीस्ट पढ़ा दिया आपको। आप इसके साथ ज्यादा खेल मत करना, नो नीड। जो खेल करूंगा वो मैं करूंगा, मैं एक एक्सरसाइज बनवाऊंगा जिसके क्वेश्चन जेईई और मेन में एडवांस में आए हुए हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत पड़ती है ना, तो वो तुम बाद में कर लेना। मेरे हिसाब से इसमें जैसे एनसीईआरटी एग्जांपल है, इन व्हाट डायरेक्शन, अभी थीटा पूछ रहा है, मैंने कहा था आर पूछेगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा, और किस डायरेक्शन में, यानी स्लोप वाला, किस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें थ्रू द पॉइंट दिस हुज इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस 6√3 गिवन पॉइंट। अगर आपको देखना है तो एक क्वेश्चन ये देख लो, और वैसे ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये जो एनसीईआरटी एग्जांपल करा रहा हूं ना, ये कहीं भी कभी भी नहीं आएगा। स्कूल में क्यों नहीं आएगा, यू नो इट वेरी वेल, कंपटीशन में कभी नहीं बनेगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, नहीं तो पैसे वापस, पक्का नहीं बनेगा। पता क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी एग्जांपल लग रहा है, वैसे स्कूल में तो मतलब ही नहीं है, पता है ना आपको, है, लेकिन क्या पता है एसएससी में तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो एक बार देख लीजिए, एक आइडिया हो जाए कि क्या कर रहे हैं। इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 2, एक किस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ, अरे ऐसे गुस्सा आ गया कि जी कह रहे हो बार बार बेकार क्वेश्चन है। इन व्हाट डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में ड्रॉ की जाए थ्रू द पॉइंट 1, 2, रफ डायग्राम है, दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस। अब ये लाइन कहाँ है, मैं तो एक्चुअल फिगर बना नहीं रहा, मैंने ऊपर मान ली, इज √6/3, ये डिस्टेंस जो है आर क्या है आपकी, √6/3, ठीक है। मैंने पॉइंट ऊपर मान रखा है, तो मेरा पॉइंट ये ए है, तो मेरा पी पॉइंट क्या बोलो, पी पॉइंट बोलो x1 + r cos थीटा, बात समझोगे, y1 प्लस, तो x1 कितना है जी, ये हमारा x1 y1 की तरह काम कर रहा है, कितना हो गया 1 + r कितना √6/3 cos थीटा, थीटा ही तो निकालना है, आगे तीनों चीज, r भी निकल गया, x1 y1 भी निकल गया, और थीटा भी, अब कुछ नहीं बचा, और ये 2 और प्लस r कितना जी √6/3 और साइन थीटा, और ये पॉइंट P की तरह काम कर रहा है, P तो लाई ऑन दिस, तो सेटिस्फाई करा दीजिए, x की जगह रख दो बेटा। इस वाले चैप्टर को तो बहुत एंजॉय करना चाहिए, इसके बाद आपका सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये कितना बना 3, उधर जाए क्या बन गया 1 है, और मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया √6/3 और √6/3 साइन थीटा, और ये 3 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1, और एक काम करो ना, इसे 3/√6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर 3/√6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है,
बोलो बोलो, थीटा निकालना है थीटा की वैल्यू तो मेरे हिसाब से स्क्वायरिंग करके जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो होल स्क्वायर होगा। ये हो सर, इसे जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 4 की फॉर्म में ले लें। हाँ वैसे भी कर सकते हो। अब एक बार मेरा तरीका देख लो, वो भी ठीक कह रहे हो, 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई ना। यस सर। बहुत प्यारा बच्चा है। अगर तू यहाँ होता तो मैं तुझे बहुत ही प्यार करता आज, क्योंकि तूने बिल्कुल सही बताया। लेकिन मतलब इसे ए साइन टा प्लस बी कॉस याद है कि रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर डिवाइड करके वो साइन ए प्लस बी वाला या कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाता था। तो ये स्ट्राइक करना बहुत बड़ी बात है। ये 1 बच गया और ये 1 बन गया, सॉरी बच नहीं गया, 1 उधर गया तो कितना बच गया भाई 3/, तो ये कितना हो गया 1/2। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। क्यों बताओ? तो 2 थीटा कितना बनेगा बोलो, क्योंकि हम तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल तक जा सकते हैं भाई, इसके अंदर स्लोप वाला एंगल है। तो 1/2 कब बनेगा? एक तो π/6 और एक π-π/6। सही बोल रहा हूँ क्या? अरे दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव ही होता है। साइन 2 थीटा समझ में आया कैसे बना है? टू साइन टा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। कह रही है फोन नहीं होना चाहिए तो कॉस का होना चाहिए। कह रही 2 तो नीचे लिया है आप और कॉस चला गया अपने घर को। भाई साहब बहुत कैड़े बच्चे हैं। ये हो गया π/12 और ये 6 में से 5 गया तो 5π/12, यानी कि 15 और 75 याद आ रहा है? चेक कर लीजिए आंसर ही आ रहा होगा। मैं तो रटवाया था π/12 15 होता है, 5 15 5 75 रटवाया था। 10 15 कितना होता है? 10 75 2 + √3, 10 π/8 √2 - 1, 10 π/8 22.5 आजकल। तेरा नाम क्या है भाई? हाँ नहीं तेरे पीछे क्या? बोल बोल नाम बोल जल्दी। शौर्य। मार्क्स बहुत दिनों में लाया तू निकाल के। अच्छा ठीक है। सर क्या पता? हाँ बोल बेटा। सर टेस्ट में एक क्वेश्चन था सीरीज का, उसने आप में आंसर 12 दिया था बट 12 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है उसका। 6 है? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था? सर मैंने पहला आपको था। सेंड भी करा ऑप्शन था। उसके अंदर सर 6 था? यस सर हाँ था, सर। सेकंड वो ऑप्शन था। टाइपिंग मिस्टेक है ना? ठीक कर लेना, मुझे बताना कौन सा है, व्हाट्सएप पे कर देना। सर कर दिया था, अरे आपने देख लिया था। यार मैंने देख लिया था, मैं बहुत सारी चीज देखता हूँ घोंचू, कितनी सारी चीज याद करूंगा, एक बार और कर दी और तू ही कर दियो, बस और कौन मत करना ना, फिर पता पड़ा देख लूंगा सारा तो मैं ठीक करा दूंगा उसे। चल रहे आगे भाई। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन मैंने इस वजह से कराया है क्योंकि आप ये भी समझे डायरेक्शन से मीनिंग क्या है। डायरेक्शन से मतलब है इन व्हाट डायरेक्शन दिस लाइन इज ड्रॉन, तो यानी शायद एंगल की बात कर रहा है। डायरेक्शन यहाँ पे वो स्लोप वाले एंगल के लिए होता है हमेशा, किसी भी लाइन की डायरेक्शन मीनिंग उस लाइन का स्लोप वाला एंगल। ठीक है चल दूंगा आगे। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव प्योर, अब कब कहीं नहीं बनेगा, तो डोंट सी दिस, इसको देखना मत। हाँ अगर आपका मन है, बस मन मत लगाना आप, ठीक है? इसे बिल्कुल मत करना, बहुत ही लेंदी है। आईआईटी का आया क्वेश्चन है और पहले भी बहुत जगह पूछ चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। टाइम वेस्टिंग, मतलब कम से कम 2-2.5 पेज बढ़ जाता है और तब कैलकुलेशन जाके थीटा निकालना होता है, फाइंड द इक्वेशन थीटा, तब जाके पासिंग पॉइंट से इक्वेशन निकलती है। तो मैंने साफ कह रहा हूँ मत करना इसको, ठीक है? मेरी बात तो मान लोगे? जो नहीं मानेगा वो कर लेना, किसको क्या कहें, जमाना रहा ही नहीं कहने का, माँ बाप नहीं कह पा रहे, मैं तो फिर भी जो है। हाँ जी अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये आपका सीबीएसई में आपके है स्कूल में, है ना? क्योंकि आपके शायद जो सीबीएसई ने दिया वही चलता है स्कूल में सिलेबस, तो उसके अंदर तो नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूँ? उसमें नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है इवन, है ना? और वेरियस फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है, पैरामीट्रिक जो मैंने पढ़ा है ये भी नहीं है, ऐसी है ना? तो वो सब तो मेरा तुम्हारा हो ही चुका है ना? मैं तो पता नहीं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ और क्या क्या बता दिया। ठीक आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ बनेगा ऐसा,
ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन यानी कि बदलना है, इक्वेशन को नए रूप में ले जाना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, हम सब में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टार्ट हो जाते पहले, ये आपने करा भी हुआ है। आप कैसे नॉर्मल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आ सकते हैं, विच इज y इक्वल टू mx प्लस c, यही होती है ना। तो निकाल लो y, ये तो ऑलरेडी y है ही, उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, -√3x, इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाओ, +8। तो क्लियरली y इक्वल टू mx प्लस c कंपेरेबल हो गई ना। तो इससे स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया और y इंटरसेप्ट कितना मिल गया बेटा कंपेयरिंग में, बताइए कोई दिक्कत। अच्छा, नेक्स्ट में इसको इंटरसेप्ट फॉर्म देना है। ये तो मतलब सब करा चुका है यार। इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ 8 की जगह क्या दिखना चाहिए, सब याद आ रहा होगा। ये शायद √3 को पलटी मारना पड़ेगा ना, यहाँ पे 1 दिखना चाहिए ना। तो x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों मिल गए। ये लाइन एक्चुअल में क्या है, इसका y इंटरसेप्ट +8 यानी यहाँ से पास कर रही होगी, इसका स्लोप नेगेटिव ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसका x इंटरसेप्ट ये रहा और y इंटरसेप्ट ये रहा। लाइन ट्रेस करना बड़ा अच्छा होता है, फॉर्म याद हो जाती है ना। अच्छा, और इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, तो शायद मैंने लास्ट क्लास में किसी क्लास में आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था। कैसे, पहले तो उस कांस्टेंट को उधर ले जाओ और मेक इट पॉजिटिव, पहला काम तो ये था, मेक इट पॉजिटिव। फिर कहा था कि √a² + b² डिवाइड कर लो। तो √a का मतलब ये, b का मतलब ये, याद आ गया होगा। बिल्कुल लास्ट में चलते हुए बताया था मैंने क्वेश्चन। तो ये कितना बन गया, √2 मिल गया ना। तो 2 से डिवाइड कर लो। अब आप कह सकते हैं कि ये cos अल्फा की वैल्यू है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। 2 से डिवाइड यहाँ नहीं करा क्या, मैंने कर दिया, ये हमारा p बन गया। तो ये देखिए साफ, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन तो कितनी है, 4, और cos अल्फा sin अल्फा दोनों ही पॉजिटिव होने का मतलब वो नॉर्मल मतलब एक्यूट एंगल बना था, वो दोनों पॉजिटिव है। तो ये एक्चुअल इसकी पोजीशन बननी चाहिए, और बननी क्या नहीं चाहिए इक्वेशन ही वही है, तीनों से सेम ही तो ड्रॉ होगी। अरे ये भी है, ये भी है, ये अलग अलग थोड़ा ड्रॉ होगी, एक ही तो लाइन थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गई थी। ये किसी भी फॉर्म से ड्रॉ करें, ड्रॉ तो वही होनी है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन मिल गई, 4 है या नहीं, ये 4 है ना यहाँ से यहाँ तक। चल दो जी आगे। तो अब ये रिड्यूस करना है, तो यही करा शायद -2 से उधर ले जाएंगे, फिर -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। तो तीनों फॉर्म बना लेंगे। वैल्यू के फॉर विद द लाइन दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब एक चीज बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपकी क्लास में बना है कि पैरेलल के ऊपर कंसेप्ट पे है क्वेश्चन है ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब बताइए, वैल्यू के फॉर विच लाइन दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। तो यानी स्लोप इसका क्या होना चाहिए, 0। और स्लोप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद साइन आएगा बेटा, माइनस विद माइनस साइन, ये स्लोप होता है। और ये 0, कोई चीज 0 तब होती है जब न्यूमिनेटर 0 हो, तो केवल न्यूमिनेटर 0 रहना चाहिए। k - 3 इक्वल टू, माइनस तो 0 में चला जाएगा ना ये वाला है, तो k इक्वल टू 3, केस 1 खत्म। पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप इसकी मैं पैरेलल टू y एक्सिस वाले में 1/0 यूज करते हैं ना, तो अब इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस तो वैसे भी ये डिनोमिनेटर बन रहा है, लेकिन -0 में चला जाएगा, तो k² इक्वल टू 4, यानी k इक्वल टू क्या बन जाएगा, +-2, ठीक है जी। और क्या पासिंग थ्रू ओरिजिन, या इस ओरिजिन से पास करा दो, x की जगह 0 और y की जगह भी 0, k निकल जाए। तो तीनों केस मैंने आपको करा दिए। अरे यहाँ 0 को 0 बन जाएगा ना सारा, इसको 0 को मल्टीप्लाई 0, तो k -6 k -6 बन जाए 6 है ना, तो 1 और 6, ये आंसर आ गया। तो तीनों केसेस में केस ये 3 है, ये केस 2 है और ये केस 1 है।
बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। 1/0 यूज करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे बस, वाई एक्सिस या वाई एक्स के पैरेलल लाइन के लिए। बताया था 90 बनाता ना, नॉट डिफाइन एंगल बनता है, मतलब 90 बनता है, वैल्यू नॉट डिफाइन है, ठीक है। ऐसे ही यूज करते हैं 1/0, इन्फिनिटी लिखते हैं ना, इन्फिनिटी बोल दो गलत नहीं है, कोऑर्डिनेट में चलेगा, कैलकुलस मामला बिगड़ जाएगा, वहां पे इन्फिनिटी का कोई रोल नहीं होता। चल रहे आगे, तो बिल्कुल बेसिक पे बेस था, ऐसी चीज तो आप बहुत पहले से जानते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस, ये क्या लिखा है, शो दैट द ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, अच्छा सुनो, मैं ऐसे नहीं करूंगा, कोऑर्डिनेट तो वर्टेक्स और ट्रायंगल, हाँ ओरिजिन। अब सुनो, जैसे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में बेस्ट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल विद सेंट्रोइड एट ओरिजिन एंड द अपोजिट साइड इज दिस। अपोजिट साइड इसका मतलब क्या हुआ, कौन से पॉइंट के अपोजिट, फाइंड द वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। अच्छा ये लाइन तो फिक्स लाइन है ना, तो क्योंकि इसके अंदर तो पैरामीटर कोई है नहीं ना, तो x + y = 2 तो कैसी बनेगी ये, जिसका इंटरसेप्ट 2 होगा यहाँ पे या नहीं, और ये भी 2 इंटरसेप्ट होगा, बात ठीक है नहीं। पहली बात तो यहाँ तक तो सत्य है सब कुछ। सेंट्रोइड कैसे रखा है, सेंट्रोइड तो हमेशा पेट में होता है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, तो ट्राइंगल इधर तो नहीं बनेगा इक्वल ट्राइंगल, क्या ऐसी तो कह रहा वन वर्टेक्स ऑफ द centroid origin and the opposite side is this। एक चीज बताओ, क्या हम सही सोच रहे हैं, चलो सेंट्रोइड हमने ओरिजिन यहाँ मान भी लिया, तो मैं एक बात तुमसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये बात, ये वाला इक्वल ट्रायंगल बनना चाहिए, क्या 2002 ही लेना चाहिए, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है इसमें, ध्यान से पढ़ो। सेंट्रोइड तो ओरिजिन मैंने बीच में ले लिया, पेट में आ गया इसके, सर मतलब नेसेसरी नहीं है, हैं सर नेसेसरी नहीं है कि हम यही पॉइंट लें, क्योंकि सर ये तो इंटरसेप्ट निकाला है हमने, उसमें तो हमने तो लाइन से इक्वेशन निकाला इंटरसेप्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल विद सेंट्रोइड ओरिजिन एंड द अपोजिट साइड इज दिस। ये साइड जरूर है ना, ये साइड तो जरूर है उस ट्रायंगल की। अगर मैं आपसे ये कहूं अगर मैं ये कहूं कि मैं ऐसा क्यों लूं, मैं तो जी ऐसा ले सकता हूं क्या, तो क्या गलत, तो मैंने गलती कर दी, सेंटर तो भी आ जाए, वन ऑफ द साइड है ना, क्यों 02 उसके वर्टिसेस बनेंगे भाई, यस ऐसा तो कोई लिखा हुआ नहीं। मतलब वो पॉइंट इस लाइन पे होने चाहिए, बस यही तो कह रहा है, सारे क्या 2 ही तो पॉइंट है, 50 पॉइंट है, तो भी सारे पॉइंट इज इक्वेशन सेटिस्फाई, सेटिस्फाई क्या करना है, इस लाइन पे वो 2 पॉइंट होंगे, यानी 2 वर्टिसेस पे होने चाहिए। अच्छा ये इक्वल ट्रायंगल है, एक साइड ये है, और मुझे इसका क्या बताना है, ये कोऑर्डिनेट शेयर है। अच्छा इक्वल ट्रायंगल में एक बात तो पक्की है, जब बनेगा तो ये जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरेगा तो वो सेंट्रोइड से पास होगा। देखो इक्वल ट्रायंगल में चाहे सेंट्रोइड हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, है या फिर सरकम सेंटर हो, और कौन सेंटर हो है, इन सेंटर हो, या बस सभी सेम होते हैं,
ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, कोई सा भी से पॉइंट है, सारे के सारे होते हैं, एक ही होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सारे पॉइंट चाहे वो सेंट्रॉइड हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, चाहे सर्कम सेंटर हो, चाहे इन सेंटर, कोई बचा है कोई? सभी एक ही होता है ना, इतनी रेगुलर फिगर है। अच्छा अब बात आई कि सर ये ओरिजिन सेंट्रॉइड तो वर्टेक्स से पास करेगा, ऑल्टीट्यूड तो यहाँ जाके परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरेगा नहीं गिरेगा? पक्का? अच्छा अब हमें बताना है शायद ये वाला कोऑर्डिनेट या नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, इस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए ये सेंट्रॉइड हमें पता है भाई क्या है? अच्छा किसी भी ट्रायंगल मीडियन हो या कोई भी हो, मीडियन के पॉइंट इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड बनता तो ऊपर से 2:1 के रेशियो में होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट बनेगा ये 2 पार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट बनेगा 1 पार्ट होगा, क्या नहीं? अच्छा इसकी लेंथ दे रखी है, साइड दे रखी, कितनी कितनी, कोई तरीका ऐसा है जो हम इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ निकाल सकें? वह तरीका मतलब साइड निकाल सकें कोई सर साइड की स्लोप निकाल सकते हैं? सुनना जा ध्यान से। 6 एक मिनट जो एक मिनट कुछ दिमाग में आ रहा है। एक चीज बताओ, क्या हमने आपको ये पता है कि कोई लाइन अगर गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसकी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी होती तो क्या फॉर्मूला होता है? पता है किसी बच्चे को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर Yes, लेंथ sir. फ्रॉम ए पॉइंट Yes, टू ए sir. लाइन। हाँ बोल बोल बेटा। सर ax प्लस by प्लस c इस अपॉन पॉइंट को इसमें रख रूट देते हैं, आप बिल्कुल a सही स्क्वायर बोल प्लस रहे b हो। स्क्वायर। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बेटा, आज तो आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। क्या मैंने बताया था कभी? तो आज बता रहा हूँ, अगली एक्सरसाइज ये आने वाली है, आज बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन पता है और वो पॉइंट पता है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी। उस लाइन की इक्वेशन को एक तरफ लाए पहली तरफ बात, तो इसलिए मैंने एरो लगाया है, और फिर उसके अंदर एक्स और वाई पॉइंट पुट कर दे, सेटिस्फाई कराएंगे तो ये तो वैल्यू 0 बन जाएगी ना, अगर सेटिस्फाई होगा तो 0 हो जाएगी। सेटिस्फाई थोड़ा कर रहा है, इसकी वैल्यू कोई आएगी 0 नहीं आएगी ना वैल्यू इसकी एक्स और वाई रखने पे, नहीं तो ये पॉइंट तो यहीं पे होता है, इस लाइन पे 0 जाता तो डिस्टेंस 0 होती। तो ये पॉइंट इसमें एक्स और वाई में पुट करना है, अपॉन रूट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ कभी माइनस साइन नहीं आएगा, बाबा बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे शायद यहाँ पे ये यूज करना समझ में आ रहा है, क्योंकि ओरिजिन ये रहा, लाइन ये रही, लाइन क्या है हमारी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो? एक्स और वाई की जगह तो 0 0 पुट कर दिया, अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, नहीं समझ रहे? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 कितना बन गया बेटा ये √2। और अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की √2 है तो डेफिनेटली ये 2√2 है, क्योंकि इसकी डबल होगी ना यहाँ से यहाँ तक। अरे अभी तो बताया था 2:1 का रेशियो होता है, यस सर। ये 2 पार्ट ये 1 पार्ट। अगर ये √2 तो 2√2 नहीं होगा ये, क्योंकि सेंट्रॉइड है। वाह मजा आ गया। कैसे? इस लाइन पे चलना है और ये कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस लाइन पे चलना है और ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये तो कुछ ऐसी बात हो गई जैसे हम उसमें करते थे, किसमें, पैरामेट्रिक में। तो इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा? m -1 है, कोफिशिएंट x कोफिशिएंट y विद माइनस साइन, तो ये tan थीटा कितना बन गया -1। आप बिल्कुल सही बोले थे 135। तो ये कितना हो गया? तो ये 90 है, तो ये कितना बच गया? यानी जिस लाइन पे मूव करना है मुझे इस पॉइंट से मूव करना है और नीचे तरफ जाना है,
तो सीधा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप तो भी पता पड़ गया, सीधा कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या, x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस आर। अब ये बताओ -2 लिए दोनों पॉइंट, नीचे जा रहा है तो दिख रहा है, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज किया हुआ, किस पॉइंट चलना है, इससे 0 0। आर कितना बेटा, आर कितना है 2√2। कॉस थीटा कितना बनेगा बेटा, थीटा कितना है इसका स्लोप वाला एंगल 45, यानी 1/, फिर आर कितना 2√2 और साइन थीटा 1/√2। तो √2 से √2 गई, √2 से √2 क्या आया -2 माइनस। मुझे उत्तर देखना क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा आसान सा दिख रहा है, सर यही है। आप करके दिखाओ। नहीं आपको कैसे पता कि ये नहीं क्यों होगा मिड पॉइंट, चलो ऐसे कर लो। हाँ आंसर यही आ रहा है, ऐसे मत करना बेटा, ठीक है। सर इसको 20 और 02 को मिड पॉइंट लेके कर सकते हैं क्या? नहीं सर आंसर आ रहा है उससे। हाँ बेटा वेरी गुड, आंसर आना कोई ठीक बात है। मैंने तभी तो कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। तुम तो ट्रायंगल यहीं से स्टार्ट कर गए ना, 20 और 02 से, या नहीं। पर यहाँ एक सिमेट्री बैठ रही थी, इससे वो मिड पॉइंट तुम्हारा वो बैठेगा तो ठीक ही बैठेगा, वही आएगा, क्योंकि इसको इतना पीछे इतना इधर जाना पड़ेगा। 1,1 से बिल्कुल ठीक बैठेगा, गलत नहीं बैठेगा, इसलिए आपका आंसर आ रहा है। आप गलत नहीं, आपको काट नहीं पाएगा आपके नंबर। लेकिन कल को कोई और नई चीज होने लगे तो कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, सोचो जरा। पैरामीट्रिक के बिना कर पाने से बहुत मुश्किल होता। इक्वल ट्रायंगल का एक कंसेप्ट है, सेंट्रॉइड मीडियन का पॉइंट इंटरसेक्शन होता है, जो ऊपर से वर्टेक्स से 2:1 के रेशो में होता है। ये डिस्टेंस से कौन सी डिस्टेंस निकाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो ये √2 आई, तो ये इसकी डबल होगी 2√2। अब इस पॉइंट से आपको यहाँ तक का पहुंचना है, वो डिस्टेंस मिल गया। किस लाइन पे मूव करना है, उस लाइन का स्लोप हमें मिल रहा है क्योंकि एंगल पता है, और नीचे तरफ आना है तो आर को माइनस लेना है। और थीटा स्लोप वाला यूज होता है, थीटा स्लोप वाला ही यूज हो रहा है इस लाइन का। इसी लाइन पे नीचे आना ना, ऊपर जाना होता तो पॉइंट मिल जाता। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, ये एक्चुअल यूज है जो आईआईटी कराती है पैरामीट्रिक फॉर्म का। तो मुझे ये कराना ही कराना था क्वेश्चन, एक्चुअल यूज है ये जो आईआईटी कराती है। मतलब इसके बिना तो मुझे लगता है एडवांस का पेपर नहीं बनेगा पैरामीट्रिक के बिना। इसी पैरामीट्रिक को वो पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला कहीं भी यूज कराती है। मतलब पैसिव बनता है तो एक पार्ट तो पैरामीट्रिक का होता ही होता है, कोऑर्डिनेट फाइंड का, इतनी दूरी है, कहीं ना कहीं ऐसा बना देगा आपको सिचुएशन कि ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो तुम्हें दूरी भी निकालनी पड़ेगी, किस लाइन पे चलना है उसका स्लोप वाला एंगल देखना पड़ेगा, इसी लाइन पे चलना है तो आपको ये अप्लाई करना ही पड़ जाएगा। नहीं तो और किसी तरह से जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट ही, थोड़ा सा लंबा तरीका होगा, थोड़ा भी हटा दो लंबा ही होगा बहुत, ठीक है। तो आपकी पैरामीट्रिक मेरे हिसाब से इतना बहुत है। इसके बाद देखो ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये तो नॉर्मल फॉर्म, ये सब तो कर चुके ना हम, नॉर्मल फॉर्म ये सब तो हमारा काम नहीं है, स्पेस कुछ नहीं। हाँ अब ये वो आ जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये तो आप अपने आप करना, इन दोनों लाइन मीडियंस क्या है, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस दिस दिस। तो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या दे रखी है आपको, बोलो, साइड से रखी है इक्वेशन ऑफ द मीडियन ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस दिस। तो एक लाइन तो ये ले लो, एक लाइन की इक्वेशन ये लिख लो, एक लाइन की इक्वेशन ये लिख लो, ठीक है। इसको शो मैं नहीं करूंगा, आप घर से लाइन कल कॉपी में देखूंगा। इन दोनों, पहला क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है उनको सॉल्व करने पे। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे ये पॉइंट मिल जाएगा, 3 और 2 या 2 और 3 को सॉल्व करेंगे पॉइंट मिल जाएगा। और जब सारे कोऑर्डिनेट मिल ही गए
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे सॉल्व करके मिलता है ना साइमल्टेनियसली। तो मीडियन कैसे निकालोगे कि सर कुछ भी नहीं है अब तो, मिड पॉइंट निकालो ये वाला और इसको इससे ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट फॉर्म से एक मीडियन निकल जाएगी। इसका मिड पॉइंट निकालो, वर्टेक्स ज्वाइन करो, दूसरी मीडियन मिल जाएगी। क्वेश्चन ओवर। और तीनों पॉइंट कहाँ से पास होते हैं? सेंट्रोइड से। याद आ गया Centroid. उसे? यस सर। तो इससे तो क्वेश्चन हो जाएगा। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है? कल मिलते, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, खुश रहो।